हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माफ़ी चाहूँगा मैं लास्ट 1 वीक से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसका मेनली रीज़न ये था कि मेरे पर्सनल लाइफ़ में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। लास्ट फ्यू डेज़ हैव बीन अ लिटिल काइंड ऑफ टफ, बट एट द सेम टाइम टफ टाइम्स मेक टफ पीपल। इसी को परम सत्य मानते हुए लाइफ़ में आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने क्यों चुना? मॉडर्न हिस्ट्री चुनने के पीछे ये रीज़न था क्योंकि ये है ना, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और एट द सेम टाइम आसान भी है। आप कहानी की तरह इसको अगर सुनोगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री याद रह जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे अगर हिस्ट्री में या फिर पूरे जीके में ही कोई पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगता है दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। हाउ द फ्रीडम स्ट्रगल्स हैव बीन, कैसे रहा, कैसे आज़ादी मिली हमें, कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने हम पे राज किया। तो ये सब कुछ हमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखने मिलता है। सो क्या-क्या गलती हमें नहीं करनी है इन फ्यूचर, क्या-क्या गलती हमारे पूर्वजों ने की थी, जिससे हमारी आज़ादी चली गई थी, वापस कैसे वो मिली। इट्स सब कुछ हमको मॉडर्न हिस्ट्री में मिल जाएगा। कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो हमें इन फ्यूचर में वो गलतियाँ ना करनी है, वो भी हमें सीखने की ज़रूरत है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम लोग क्या-क्या जानेंगे? हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में रफली जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि आए तो बहुत लोग थे, फ्रेंच आए थे, पोर्तुगीज़ आए थे, डच आए थे, लेकिन क्योंकि क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर ने हम लोग पे राज किया, तो उन लोग के बारे में हम लोग को ज़्यादा डीप में पढ़ना है। अ, उसके साथ-साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे आज हम जिस फ्रीडम से यहाँ-वहाँ घूम पा रहे हैं, अपने लाइफ को एन्जॉय कर पा रहे हैं, कैसे एक्चुअली वो फ्रीडम हमें मिला था, उसके बारे में। कैसे लोग, एक 25 साल का बच्चा कैसे अपनी जान की कुर्बानी देके, सरदार भगत सिंह, कैसे अपनी जान की कुर्बानी देके निडर तरीके से अंग्रेज़ के खिलाफ लड़े थे, उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक ये लेक्चर जो है थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि मैं मेरे पास अभी कुछ दिन से, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा टफ चल रहा था टाइम, तो मैंने कल रात को ही इसको ड्राफ्ट किया है सारा नोट्स। तो कल रात 2-3 बजे तक मैं करीब-करीब इसको ये करता रहा, कंप्लीट किया है नोट्स। तो नोट्स तो काफ़ी बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे, नोट्स बहुत 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 लंबा बना है नोट्स। तो बेसिकली मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि 2 लेक्चर में भी ये कवर हो पाएगा। मुझे लगता है कम से कम 3 लेक्चर देना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा चीज़ कवर हो पाएगा। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में पहली बार भारत में प्रवेश की थी। उसके पहले डच और फ्रेंच ऑलरेडी आ चुके थे इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला फैक्ट्री उन्होंने लगाया वो है मछलीपट्टनम में उन्होंने लगाया। लेकिन उस समय जो पश्चिमी तट है सूरत, वहाँ पे वो लगाना चाहते थे, क्योंकि पश्चिमी तट से व्यवसाय करना, जो ट्रेड करना उनके लिए ज़्यादा ईज़ी था। तो उन्होंने मछलीपट्टनम के बाद सूरत में भी अपना 1613 में अपना सूरत में भी एक फैक्ट्री लगाया। फिर वो 1615 में जहांगीर के कोर्ट में गए, उनसे एब्सोल्यूट ट्रेड राइट्स लेने के लिए। वो कि सक्सेसफुल भी हुए थे उसके बाद। तो 1615 में उनसे उनको जहांगीर से फाइनली ट्रेड राइट, कंप्लीट ट्रेड राइट जो है वो मिल जाता है। ने 1760 में या फ्रेंच को हरा के ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एब्सोल्यूट बिज़नेस करने का राइट जो है वहाँ से ले लिया, बैटल ऑफ वेंडिवर्स में। तो आपको याद रखना ये, क्योंकि पूछ लेता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने धीरे-धीरे एक्सपांशन किया। तो धीरे-धीरे मुगलों का पतन होने लगा था। आपको पता होगा, आपका औरंगज़ेब के बाद मुगल का वैसा कोई, मतलब दमदार बादशाह कोई बचा नहीं था। तो फारूक सियार के आते-आते, फारूक सियार और ब्रिटिशर के साथ जो समझौता हुआ था, फारूक सियार ने बोला था कि आप हम लोगों को 3000 जजिया दीजिए, 3000 मोहर दीजिए। इसके बाद आप पूरा ट्रेड फ्री ट्रेड कीजिए। फारूक सियार के साथ ब्रिटिशर का ये एग्रीमेंट बना था। लेकिन उसके बाद फारूक सियार के बाद मुर्शिद कुली खान को वो बागडोर सँभाल के चले गए अपनी। मुर्शिद कुली खान का जो उनके उनके जो पोते थे, सिराजुद्दौला, उन्होंने जब ये बागडोर सँभाली, उन्होंने कहा कि भाई ये 3000 अ, जजिया या 3000 रुपयों से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमको चाहिए फुल इज़्ज़त। तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसे ट्रेड, तो फ्री ट्रेड नहीं करने देंगे, हमको अब चाहिए आज के टाइम में हम जिसको बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, हमको अब ये चाहिए। आप ऐसे फ्री ट्रेड तो नहीं कर सकते। तो सिराजुल-उद-दौला ने जब अपना ये कंडीशन रखा, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने ऑब्वियसली इस बात को मानने से हरगिज़ इनकार किया और उन्होंने साथ ही साथ सिराजुद्दौला के ऊपर छेड़ दिया युद्ध। लेकिन सिराजुद्दौला का कमांड जो वेस्ट बंगाल के ऊपर, बंगाल एरिया के ऊपर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस एरिया के ऊपर सिराजुद्दौला का बहुत ही अच्छा कमांड था। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव समझ गए थे कि सिराजुद्दौला को हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए सिराजुद्दौला का आर्मी से उनके जो वाइस कमांडेंट थे, उनको उन्होंने हायर कर लिया कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ। जैसे कि हम महाभारत युग से पढ़ते आ रहे हैं, रामायण युग से पढ़ते आ रहे हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। तो वही हुआ, मीर जाफ़र जाके लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। उनके उसके बदले में मीर जाफ़र को ये बोला गया कि ठीक है, नेक्स्ट नवाब जो है बंगाल का आपको बना दिया जाएगा। तो इसीलिए वो लालच में आके मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे दिया और तब हुआ बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत ही आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी का बहुत ही बार नाम। तो आप कह सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी इज़ द फाउंडेशन वॉर, जहाँ से कि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल हुकूमत करना, तब तक तो बस वो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल हुकूमत अगर कहीं से करना स्टार्ट हुआ, दैट वाज़ द बैटल ऑफ प्लासी। तो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। तो इसी के साथ ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ और ट्रीटी ऑफ अलीनगर के साथ बैटल ऑफ प्लासी खत्म होता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला हार जाते हैं ऑब्वियसली और रॉबर्ट क्लाइव जीतने के बाद मीर जाफ़र को
जो गद्दी है नवाब की वो सौंप दी जाती है। अनडिस्प्यूटेड राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिल जाता है, वो वहाँ पे हुकूमत करते हैं नवाब। लेकिन मीर जाफ़र समझ गए थे कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक्चुअली उनको लॉलीपॉप समझा दिया है। बेसिकली वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट चल रहा था, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो मीर जाफ़र के पास थे, लेकिन जो फाइनेंशियल पावर्स थे, फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ रॉबर्ट क्लाइव मैनेज कर रहे थे, तो वो समझ गए थे। उनके बाद उन मीर कासिम को बागडोर मिली नवाब बनने की। तो वो लेकिन बहुत ही स्मार्ट बंदे थे, बहुत ही स्मार्ट बंदे थे, आप देख पा रहे होंगे स्मार्ट बंदे थे। वो पहले से ही अंग्रेज़ों की चाल को समझ गए थे। तो इसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने वो अवध में गए। अवध में उन्होंने समझाया शुजाउद्दौला को, वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला है उनको साथ लिया। फिर मुगल एम्पायर, तब तक मुगल एम्पायर काफ़ी वीक पड़ चुका था, फिर भी मुगल राजा जो थे शाह आलम 2 मुगल नवाब, उनको भी अपने साथ लिया और साथ लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू कर दिया लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सार, कि हमको ऐसे आधा-अधूरा तो नहीं चाहिए। हम राज करेंगे तो हम ही सब कुछ देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी देखेंगे और फाइनेंशियल चीज़ें भी देखेंगे। इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया बैटल ऑफ बक्सार। लेकिन ऑब्वियसली उस समय अंग्रेज़ इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो उ उस उनके पास वैसे एडवांस वेपन थे और सब कुछ ही उनके पास था। दे आर मच मोर स्मार्टर देन अस। तो अ, ये था कि हारना तो तय ही था। तो बैटल ऑफ बक्सार में ऑब्वियसली सबकी हार होती है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सार होता है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ ये खत्म होता है। फिर लॉर्ड क्लाइव एक एक्ट लाते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। चाहे राजा कोई भी रहे, राजा कोई भी रहे बंगाल का नवाब कोई भी रहे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही चलेगी। इसका मतलब क्या है डायरेक्टली का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू बी आप रख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नवाब रखेंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल पावर जो टैक्स कलेक्शन है, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन 72 में इसकी ये बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा नहीं, इसलिए 1772 में एंडेड बाय हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग ने इसको लाके एंड कर दिया। देखा कि बंगाल पे कैसे ये सब चल रहा था इस समय, कि अंग्रेज़ों का कैसे विस्तार हो रहा था बंगाल पे। सेम टाइम में हम देखते हैं मैसूर में क्या हो रहा था। मैसूर के साइड देखते हैं, तो मैसूर में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 66 से 69 तक चला था। उस समय मैसूर के जो नवाब थे वो थे हैदर अली, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट किया था, वहाँ पे हैदर अली का बहुत अच्छा पकड़ था, तो हैदर अली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को जीतते हैं और वो ट्रीटी के साथ खत्म होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। फिर से सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से 84 तक। यहाँ पे हैदर अली लड़ते-लड़ते उनकी उनकी हत्या की कर दी जाती है, वो उनकी डेथ हो जाती है। फिर बागबान संभालते हैं उनके बेटे टीपू सुल्तान, हू इज़ अगेन अ वेरी स्मार्ट पर्सन एंड वेरी ब्रेव किंग। तो उस समय ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो आप बोल देंगे वारेन हेस्टिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। तो फिर टीपू सुल्तान इसको कंप्लीट करता है, ये खत्म होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ। लड़ाई का कोई अंत निकलता नहीं है, तो 1784 में ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ खत्म होता है। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 92 तक थर्ड चलता है। उस समय टीपू सुल्तान की हार होती है। ब्रिटिश इस बार जान लेता है कि टीपू सुल्तान को हराना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए ब्रिटिश अपने साथ निज़ाम और मराठा को भी साथ ले लेता है कि चलो आप लोग हमें सपोर्ट करो, हम लोग हराते हैं, आपको भी कुछ बदले में कुछ ना कुछ आपको भी मिल जाएगा। तो वही उसी के साथ ब्रिटिश ऐसे षड्यंत्र के साथ टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के साथ खत्म होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसी के साथ इस वॉर के बाद बैंगलोर को कैप्चर कर लेते हैं। तो दैट वाज़ अ ग्रेट अचीवमेंट अगेन बाय द ब्रिटिशर्स। अब 1799 में शुरू होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें टीपू सुल्तान साहब की डेथ हो जाती है। बट ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान वाज़ द फर्स्ट वन हू प्लांटेड द ट्रीज़ ऑफ लिबर्टी इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। हम चाहते हैं लिबर्टी, हमको चाहिए फ्रीडम। ऐसे हम अंग्रेज के अंडर में नहीं रह सकते। तो हम लोगों ने 2 जगहों का ऑलरेडी देख लिया। हम लोगों ने ये देखा कि कैसे वेस्ट बंगाल वाले एरिया को, उड़ीसा वाले एरिया को ब्रिटिश ने कैप्चर किया। अब हम लोग देख लिया कि मैंगलोर बैंगलोर ये साउदर्न एरिया को कैसे कैप्चर किया। अब हम आ जाते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब को कैप्चर करने में उनको काफ़ी टाइम लग गया था, ब्रिटिशर्स, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह 1792 से ये जो टाइम पीरियड था, महाराजा महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो ही इज़ वेरी ब्रेव किंग। उनको ऐसा भी कहा जाता है किंग लायन ऑफ पंजाब, पंजाब का शेर। तो उनको कैप्चर करना इतना आसान नहीं था, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे वो अपने अपने जगह पे। तो उन्होंने करीब-करीब 40 इयर्स प्लस का उनका रेजिम रहा। उस रेजिम के दौरान अंग्रेज़ ने उतना कोशिश भी नहीं किया पंजाब को एनेक्स करने के लिए। तो जैसे ही अच्छा रणजीत सिंह का कैपिटल कहाँ था? लाहौर में उनका कैपिटल था। लाहौर से ऑपरेट करते थे वो पंजाब वाले रीजन को। तो जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद ऑब्वियसली पंजाब का एरिया जो वीक पड़ जाता है और ब्रिटिश शुरू कर देते हैं अपना फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। लास्ट होता है, ब्रिटिशर्स जीतते हैं वॉर और ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ वॉर खत्म होता है। फिर वो शुरू कर देते हैं 48 टू 49 सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। उसमें सिख बुरी तरह हारते हैं। इस बार ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी ऑरेंज को फर्स्ट कमिश्नर ऑफ बंगाल के हिसाब से अपॉइंट करते हैं और इसी के साथ जो इंडिया को पूरी तरह कैप्चर करने का जो इरादा था उसमें कामयाब होते हैं ब्रिटिश और चारों तरफ से लगभग-लगभग उन्होंने इंडिया को कैप्चर कर चुके थे। साथ शुरू हो जाता है हमारा ब्रिटिश रूल। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लाते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट एक्चुअली होता क्या है? इसमें ये कहा जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास ये रीजन में कि जो रेवेन्यू कलेक्टेड होगा लैंड से, उसका 1/10% तो रख सकते हैं जमींदार, लेकिन उसका 9/10% सॉरी 1/11% रख सकते हैं जमींदार, 10/11% देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगा। और ये फिर जो मद्रास का ये रीजन है, वहाँ पे चालू होता है बॉम्बे और मद्रास में राउतवारी सिस्टम, डायरेक्ट कलेक्शन की थॉमस मुनरो बोलते हैं कि हम अब हमको कोई जमींदार बीच में नहीं चाहिए, हम लोग करेंगे डायरेक्ट कलेक्ट कैश। फार्मर से टैक्स डायरेक्ट कलेक्ट करेंगे। तो इसको इसको लेके बहुत सारे रिवॉल्ट ये जो डिक्टेटरशिप वाली
हुकूमत चला रही थी ब्रिटिश सरकार, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे छोटे-मोटे विद्रोह होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख विद्रोह ये हैं सांताल विद्रोह, सिद्धू एंड कान्हू, ये दोनों विद्रोही थे। सांताल विद्रोह स्टार्ट करते हैं। मुंडा विद्रोह होता है भगवान बिरसा मुंडा, वो भी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट होता है कि ज़बरदस्ती इंडिगो फार्मिंग किया करवाई जा रही थी कि मतलब कुछ एरियाज़ पर्टिकुलर एरियाज़ में स्पेशली बंगाल वाले एरियाज़ में ज़बरदस्ती अंग्रेज़ बोल रहे थे कि आपको इंडिगो फार्मिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि इट वाज़ एक्सपोर्ट में उनको फ़ायदा हो रहा था। तो ज़बरदस्ती जो इंडिगो फार्मिंग कराई गई उसके अगेंस्ट में विष्णु एंड दिगंबर ये इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया इंडिगो रिवॉल्ट। उस समय दादा भाई नौरोजी ने एक किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कि कैसे पॉवर्टी और ये ब्रिटिश रूल इंडिया को इफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में किताब लिखी गई थी। उस पेपर भी लिखी थी रस्ट गुप्ता, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी इनको दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है और ग्रैंड गोल्डमैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। साथ ही साथ ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी आने लगी थी। एज़ ए सोसाइटी वाइज़ भी हम लोग बहुत सारे चेंजेस कर रहे थे। जैसे कि हम देखेंगे कि आत्मीय सभा का शुरुआत हो गया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। तो 1815 में इसका बेसिकली ब्राह्मण समाज का भी उन्होंने शुरुआत किया था 1828 में। तो बेसिकली ब्राह्मण समाज का जो बेसिक आइडियोलॉजी ये थी कि मोनोथिज़्म कि एक ही भगवान को हम मानेंगे, आइडल वर्शिप नहीं करेंगे। तो ये रिलीजियस मूवमेंट भी उस समय बहुत ही रफ्तार पकड़ रहे थे। राजा राम मोहन राय का और क्या योगदान है? ये एबोलिशन ऑफ सती। आपको पता होगा 1829 में एबोलिशन ऑफ सती होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। इनको राजा राम मोहन राय को उनका सोच इतना आगे था इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है। तत्वबोधिनी समाज को प्रतिष्ठा करते हैं 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। उन्होंने आदि ब्राह्मण समाज को भी बनाया था। ब्राह्मण समाज आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के चलते आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक आदि ब्राह्मण समाज जिसका बागडोर संभालते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र दूसरे पार्ट के जो बागडोर संभालते हैं वो है केशव चंद्र सेन। परमहंसली मंडली बनाई जाती है 1849 में दादाबा पांडुरंग के द्वारा। प्रार्थना समाज को स्टार्ट किया जाता है 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज 1857 में एस्टेब्लिशमेंट होता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगेन ही इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट फिगर इन द इंडियन हिस्ट्री। वो उन्होंने किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने कहा कि हमको वापस जाना पड़ेगा अपने वेदों की ओर, अपने पुराणों की ओर। गो बैक टू द वेदास। इनका ये सब क्रिटिकल योगदान है हमारी हिस्ट्री में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जेके गोखले 1905 में बनाते हैं जेके गोखले। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क यूएसए में बिल्बर्ट एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। रामकृष्ण मिशन को एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उनका जो फेमस स्पीच था चिकागो कॉन्फ्रेंस में 1893 में उन्होंने हिंदुइज़्म के ऊपर कैसे हम सारे धर्म्स को उनका जो रिस्पेक्ट देते हैं, हम हिंदुइज़्म में क्या-क्या अच्छी बातें हैं उन्होंने जाके शिकागो में सबको पूरी दुनिया को सिखाई थी। उसके बाद सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। डीपेस्ट क्लास वेलफेयर एसोसिएशन एस्टैब्लिशमेंट करते हैं बी आर अम्बेडकर 1924 में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में रामास्वामी अयंकर के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। हरिजन सेवक संघ अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम में आया था कि हरिजन सेवक संघ किसने एस्टैब्लिश किया था? महात्मा गांधी 1931 में एस्टैब्लिशमेंट होता है इसका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा फ्लो बहुत प्रॉपर बन नहीं पा रहा है आज, तो हम लोग बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा जो मेन पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो कंप्लीट कोशिश करूँगा कि पूरा फ्रीडम स्ट्रगल मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर पाऊँ। आज थोड़ा फ्लो बन नहीं पा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।